यानी सिद्धार्थ जी बात वही है कि ये आप लागू करके रहेंगे और उचित समय पर इसको लागू करेंगे, ये आप लोगों का कमिटमेंट है, ये आपकी बातों से क्लियर होता है। अमित शाह भी इस बात को दोहरा चुके हैं। इसी बीच में अवधेश कुमार जी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, स्वागत करती हूं। राहुल लाल जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और इसी सवाल के साथ भी इसमें जोड़िएगा जरूर सर कि आखिर दिक्कत क्या है, आपको क्या नजर आता है कि सीएए में समस्या है, जब खुद गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम किसी से नागरिकता ले नहीं रहे हैं, हम बल्कि नागरिकता देने के लिए इस कानून को लेकर आ रहे हैं। अगर एक रजिस्टर उसके बाद तैयार होता है तो समस्या क्या है सर? घुसपैठियों को लेकर कितनी दिक्कत है ये तो आप जानते हैं, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं, और अलग अलग राज्यों में ये समस्या बदल जाती है। पूर्णिमा जी देखिए, अगर 2009 में ये सवाल पूछते तो मुझे तर्कों का पूरा बंडल लेके उपस्थित होना पड़ जाता है, लेकिन अब यही सवाल चूंकि दिसंबर 2023 में पूछे जा रहे हैं और जब इन्होंने नोटिफिकेशन को 7-7 बार टाला है तो उससे खुद विपक्ष के बात की पुष्टि होती है कि शायद विपक्ष जो कह रहा था भारतीय जनता पार्टी भी पर्दे के पीछे से उसी को मान रही है। अगर उनको लगता कि ये इतना अर्जेंट वाला मामला, इतना महत्वपूर्ण मामला है तो ये से कब का लागू कर चुकी, तो ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जब अमित शाह ये बयान देंगे, ठीक है चलिए इसमें डिले हो रहा है, इस पर सिद्धार्थ जी ने काउंटर कर दिया। लेकिन अभी भी अमित शाह जी का जो बयान है कि आप हमें 2024 में जिताइए और लीजिए ये सीएए ले लीजिए, तो आप सोच के देखिए कि क्या इनके 10 साल में कोई और उपलब्धि नहीं बची? मैं तो कह रही हूं कि उन्होंने, मैं तो ये भी कह रही हूं कि उन्होंने यूसीसी का भी जिक्र कर दिया। आप तो उसको भी पॉलिटिकल एजेंडा बता देंगे, कहेंगे कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी आप पॉलिटिकल एजेंडा बता देंगे, इसीलिए इसको किनारे रख देते हैं, इसको किनारे रख देते हैं। मेरा सवाल राहुल लाल जी ये है कि इसमें समस्या क्या है? अगर ये तैयारी की जा रही है कि हम नागरिकता देंगे और खुले मन से नागरिकता देने के लिए तैयारी है, इसमें समस्या क्या है? विरोध किस बात का है सर? देखिए इसमें विरोध उस समय जिन चीजों का रहा है, किन चीजों का विरोध है? उसी चीज का बता रहा हूं। आज के समय में विरोध बताइए किस बात के लिए? मैं उसमें क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए सीए एनआरसी को लेकर, देखिए अभी सीए की बात हो रही है, एनआरसी की बात नहीं हो रही है। खुद अमित शाह जी ने सीए और एनआरसी दोनों का जोड़ी बना के उस मामले को, लोगों को भड़काने का काम किया था सीधे सीधे, कि एक तरह से सीधे संकेत क्या गया राजनीति में, संकेत आप क्या देते हैं, और इनके जो संकेत गए वो ये गए कि आप सीधे एक तो सीए के माध्यम से दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को तो आप दीजिएगा, लेकिन जब एनआरसी यहाँ पे जब चीजें आएंगी उसके माध्यम से आप संकेत की बात मत करिए। सुन तो लीजिए, अरे भाई आपके गृह मंत्री जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है, गृह मंत्री जी का बयान है, ये जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया आप देख लीजिए। अरे संवैधानिक बात बताइए ना कि इसमें ये संविधान का ये प्रावधान का ये उल्लंघन होता है, ये बात ऐसे गलत है। संकेत जाता है, ऐसा संदेश गया, संदेश और संकेत की बात मत करिए। देश संदेश नहीं चलता है, संकेतों से नहीं चलता है, कानूनों से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान सुन लीजिए, चलिए संविधान, लेकिन ये एक तरीके का क्रिएटेड परसेप्शन नहीं, लेकिन राहुल लाल जी तथ्यों पर बात करते हैं ना, ये एक परसेप्शन भी तो हो सकता है ना कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आप ट्रिपल तलाक से लेके बाकी फैसले ले लीजिए, उसमें भी लगातार यही कहा गया कि मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन असल में तो ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट को दिखाता है कि नहीं दिखाता है ऐसा? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो 2019 की बहस थी। अगर ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट था तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी विलंबित क्यों है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी जान रही कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट का मामला नहीं है, ये केवल और केवल इलेक्शन का टूल है, ये जिसको कहते हैं आजकल टूल किट, ये इलेक्शन किट है भारतीय क्यों 2019 में तो हमने चुनाव जीतने के बाद इसको लाए थे। नहीं, चुनाव जीतने के बाद आप लाए थे ना 2019 में, तो फिर आप चुनाव जब अगला होने जा रहा है फिर उस समय आप इसको लेके माहौल बना रहे हैं, तो 2019 के बाद सीधे 2024-23 के, अरे तो आप पिछली बार नहीं निकलते अपना डांस करने सड़कों पर, तो अभी तक कानून भी होता ना, सब कुछ होता। सड़कों पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? समझाना आपका काम है। आपने खुद माना किसान आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन तो चला ना सर, राहुल लाल जी धरना प्रदर्शन तो चला ना, धरना प्रदर्शन तो लोग करते हुए नजर आए ना सर। धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? इनका तो किया ना सर, किया ना, शाहीन बाग से लेके कहां आप देखिए धरना प्रदर्शन चलता रहा। तो धरना प्रदर्शन ठीक है, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी आवाज को उठाना, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना सर, तो सब लोग, आप भी बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, कोई समस्या नहीं है। मैंने ये पूछा कि ये परसेप्शन क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, मैं सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रही हूं। अवधेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रमोद सर आपके पास, मुझे जरा इसकी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा समझाइए, लॉ वाइज मैं इसको समझना चाहती हूं, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब ये पास हो चुका है, दोनों ही सदनों में पास हो चुका है, इस पर मोहर लग चुकी है, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इसमें कोई क्या इसमें कानूनन भी कोई अवरोध है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, या बस सरकार कह देगी कि लागू तो लागू? देखिए यहाँ पे पूर्णिमा मैडम, जो सीए हुआ था इसमें काफ़ी हंगामा हुआ और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी बहुत लोगों ने पिटीशन फाइल किया था।
असम के केस का सर जिक्र कीजिएगा इसके साथ। तो ये वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई अड़चन नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है और इसमें फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ये था कि देखिए जो यहाँ का सर्कमस्टांसेज है, तो हिंदुस्तान का जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें जो कुछ धर्म विशेष के लोग थे, जैसे हिंदू, पारसी, ईसाई और सिख हैं, बौद्ध भी हैं सर, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, तो ये वहाँ लोग अल्पसंख्यक हैं। और आज़ादी के बाद जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ आई, जितने भी आप देखे हुए कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, यहाँ पे हिंदू, ईसाई, जैन की संख्या निरंतर बहुत कम गया है। दूसरा, केवल एक हिंदुस्तानी है जो कि यहाँ पे हिंदू हैं और कुछ धर्म के जो हैं बचे हुए हैं, बाकी और किसी कंट्री में नहीं है। तो ये हिंदुस्तान का एक फर्ज बनता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कि जो हमारे भाई बंधु, चूंकि वो हमारा ही पार्ट था, हमारे भाई बंधु वहाँ पे हैं, उनको हम कम से कम नागरिकता यहाँ दें सो कि हमारे मेन धारा में आ सके। और वो जो जितनी भी कंट्री है वो बहुत गरीब कंट्री है, वहाँ उनकी दर्दशा बहुत दुर्दिन चल रहा है। तो अब रह गई बात कि जो मुस्लिमों को जो ऑब्जेक्शन आया था कि मुस्लिमों को क्यों नहीं किए, और जो आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में काफी डिबेट हुआ, काफी डिस्कस हुआ, काफी आर्गुमेंट हुआ। तो उसमें ये तर्क दिया गया था कि देखिए अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तानी, इसमें जो है बहुसंख्यक बहुतायत हैं, और यदि आपको लगता है कि वहां मुस्लिम कम हैं या वहां पे असुरक्षित हैं, सपोज कीजिए कि हिंदुस्तान में, तो आप भी जो है जैसे हिंदुस्तान दे रहा है आपको फैसिलिटी, तो आप पाकिस्तान में दे दीजिए ना, किसने रोका है? आप जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है उसको पाकिस्तान बुला लीजिए। हमारे यहाँ पे जो सीए का जो पर्पस है वो ये है कि जो वहां पे गरीब हैं या जो कमजोर हैं या दबे कुचले हैं, जो इन धर्मों के लोग हैं, उनको वो चाहें, उनका वो विशेषाधिकार कि वो चाहें तो यहाँ के नागरिकता आकर के ले सकते हैं और यहाँ पे हमारे मुख्य धारा में है जुड़ सकते हैं और उनको वही फैसिलिटी नहीं जो पहले से ही है सर। 2014 से पहले वालों को तो छूट है, उसके बाद वालों को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे, तो उनके लिए क्या कॉम्प्लिकेशन है? ये मैं बहुत लेमैन सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं है, हमको किसी पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज कोई खोजने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, और इतने व्यस्तम लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एक अलग से बार डाल दिया गया, और नहीं कर पाए तो क्या कीजिएगा? बाहर निकाल देंगे? नहीं पूर्णिमा मैडम बताऊं, वो सीएए में नहीं है, वो जो यूसीसी के जो बताए उसमें है कि, और वो भी ऐसा नहीं है, ये बहुत जो है र्यूमर फैला गया है कि आप दस्तावेज दीजिए। ये है, हाँ ये जरूर है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं और ये एविडेंस आया, कोर्टों में काफी आया है, इवन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संज्ञान में लिया है कि बहुत सारे जो है आसाम है, जो पूर्वोत्तर है, आपको वेस्ट बंगाल में है, और कई है, इवन दिल्ली में भी है। आज देखिए जो क्राइम रेट दिल्ली का जो है, करीब मैं एक डाटा बता रहा हूँ, 60% क्राइम जो है केवल एक रोहिंग्या मुसलमान के थ्रू जो है किया जा रहा है। समझना चाह रही हूँ